नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक करियर क्लासेज। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं जो हिंदी पैडागोजी से रिलेटेड है। इससे पहले हम इसका एक वीडियो बना चुके हैं, अधिगम एवं अर्जन। बहुत ही अच्छा वो भी टॉपिक है, उसको भी आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। एकदम अच्छा मेथड से, अच्छा मतलब उदाहरण दे करके बताए हैं। तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आपको कैरियर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे CTET से रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट वीडियो सब मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, समझ गए। और जो है DLED से भी रिलेटेड आपको इस पर वीडियो देखने को मिलेगा। तो आप लोग कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने भी भाई इस पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं, जिस तरह से आप लोग यहाँ पे नाम देख रहे हैं, भाषा शिक्षण के सिद्धांत। अच्छा भाई साहब, एक चीज़ बताइए, किसी भी चीज़ के विकास के लिए कोई भी चीज़ को अगर हम पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ को हम अगर लिखते हैं तो एक नियम होता है। वैसे नहीं कि खाना भी खाते हैं तो एक नियम है कि हम रोज दाहिना हाथ से खा लेते हैं, बामा हाथ से खा लेंगे तो लोग बुढ़वा क्यों न बोलेगा। तो कोई भी चीज़ को करने के लिए एक न एक सिद्धांत होता है। उस सिद्धांत का पालन करना पड़ता है हमें उस चीज़ को करने के लिए। हमें अपने समाज में भी जो हम रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, उसका भी एक नियम कानून रहता है। तो उस नियम कानून के अनुसार हमें चलना पड़ता है। तो ये जो भाषा का जो अधिगम देख रहे हैं, इससे पहले जो हम पढ़े हैं भाषा का अधिगम एवं अर्जन, तो वो जो अधिगम करेंगे या फिर हम कोई चीज़ सीखेंगे या अर्जित करेंगे, बताए थे कि अधिगम जो है वो अधिगम जो है वो प्रयासपूर्ण है, वो प्रशिक्षण के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। और अर्जन जो है वो हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति। तो इस सब चीज़ को करने के लिए क्या है, एक नियम है, सिद्धांत बनाया गया है। उसका उद्देश्य क्या है, भाषा जो हम सीख रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है। वैसे तो हम भाषा नहीं सीख लिए, अभी जो हम बता रहे हैं आपको, हम वक्ता हैं। आपको क्या है भाषा का उद्देश्य, यानी कि आपका उद्देश्य यह है कि हम भाषा सीखेंगे तो हम दूसरे की भाषा को समझेंगे, हम अपनी आवश्यकता को पूरा करेंगे, हम अपना ज्ञान अर्जित करेंगे। तो यही तो है उद्देश्य। चलिए, तो इसी के ऊपर हम अब बात करते हैं आज के टॉपिक पे। तो चलिए, आप सबसे पहला यहाँ पर देख रहे हैं भाषा का महत्व। हमारे लिए भाषा क्यों ज़रूरी है, तो ये चीज़ इसमें देखते हैं। तो भाषा के महत्व में देख लिए, यहाँ पे हम पॉइंट दे दिए हैं। इसको डील करते तो ये 4 बोर्ड 5 बोर्ड रहता, तो हम इसको लिख दिए हैं, हम समझा देते हैं। आप सक्सेस मास्टर बुक से आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है टॉपिक, बहुत अच्छा है। दूसरा चैप्टर है, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, संप्रेषण का माध्यम। तो देखिए, संप्रेषण का माध्यम का मतलब हो गया, हम समाज में रहते हैं कि नहीं, कि जंगल में रहते हैं आप लोग, सब समाज में रहता है। तो हम सब समाज में रहते हैं। समाज का एक दायित्व है कि एक दूसरे की मदद करना। समाज एक परिवार से तो मिलकर नहीं बनता है, समाज में कई सारे परिवार रहता है। तो हमें हमारे समाज का कर्तव्य है कि हमारा कर्तव्य है कि हम एक दूसरे का क्या करें, ज़रूरत को पूरा करें। तो उस ज़रूरत को कैसे पूरा करेंगे, तो वही ना, भाषा के माध्यम से। जब हमारे पास भाषा रहेगा तो हम अपना संप्रेषण दूसरे के सामने कर सकते हैं। जब हम अभी जो आपके सामने बोल रहे हैं, तो हम अपना संप्रेषण का एक माध्यम क्या है, भाषा है। अपना दोनों सब हम आपसे और हमसे जो बीच में बात हो रहा है, उसका माध्यम क्या है, भाषा है। संप्रेषण का माध्यम क्या है, भाषा है। तो सबसे पहले है वहाँ पे भाषा का महत्व देख रहे हैं, संप्रेषण का माध्यम समझ गए होंगे। समाज में जितने भी हमारी आवश्यकता है, इच्छा है, उसकी पूर्ति करने के लिए, एक दूसरे के भाव को समझने के लिए संप्रेषण का होना बहुत ही ज़रूरी है। भाषा का संप्रेषण होना बहुत ही ज़रूरी है, समझ गए। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब है ज्ञानार्जन का साधन। भाषा नहीं रहेगा तो बैठ के ऐसे कुछ सीख पाइएगा नहीं ना, भाषा होना चाहिए। भाषा रहेगा तभी कुछ सीख सकेंगे। तो भाषा के माध्यम से ही अभी आप ये चीज़ देख रहे हैं, भाषा ही ना लिखा हुआ है, भाषा से माध्यम से ही हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं। और आप लोग जो है भाषा के माध्यम से ही सीख रहे हैं। अगर आपके अंदर जो है ये दिमागवा में जो है भाषा नहीं रहेगा, उसका जो स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, भाषा जो आप सीखे हैं, जो चीज़ भी सीख लिए हैं, अर्जित कर लिए हैं, उसका आप लोग प्रतिबिंब बनेगा दिमाग में, प्रतीकात्मक विचार जो होता है वो आपके दिमाग में बनेगा। तो भाषा जो है एक बहुत ही अच्छा साधन है जिसके माध्यम से हम प्रतीकों को समझ सकते हैं, समझ गए। तो चलो दोस्तों, ज्ञानार्जन का साधन समझ गए आप लोग कि ज्ञानार्जन के लिए भाषा जो है बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी अगर विद्यालय में हम या फिर कॉलेज में जो भी हम ज्ञान अर्जित करते हैं, किसी दूसरे देश की भाषा को भी अगर हम सीखते हैं,
उसकी वहाँ की संस्कृति को जानते हैं तो वहाँ उसके लिए हमें भाषा बहुत ही ज़रूरी है। तो समझ गए, ज्ञानार्जन का साधन जो है भाषा है। चलिए अगला समझते हैं। अगला है सांस्कृतिक एवं सभ्यता की विकास में सहायक या फिर सहायता करता है भाषा। अभी बताए हैं कि किसी दूसरे देश की अगर हमें भाषा को जाननी है, उसकी संस्कृति को जानना है, तो कैसे जानते हैं? हम भाषा के माध्यम से जानते हैं। हमारी अपनी जो पुरानी संस्कृति है उसको हम कैसे जानते हैं? हम भाषा के माध्यम से जानते हैं, जो लिखित रूप में लिखा हुआ है। समझ गए? तो भाषा का 3 रूप है ना, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। तो इसको जो हम अपनी संस्कृति, अपनी पुरानी जो संस्कृति होती है, हमारी जो सभ्यता है, उसको हम लिखित भाषा के माध्यम से जानते हैं। तो भाषा का उद्देश्य, महत्व देख लिए। तो संप्रेषण का माध्यम, संप्रेषण में क्या करता है? ये हमारी मदद करता है एक दूसरे से बातचीत करने में, अपनी भावना को व्यक्त करने में। ज्ञान आर्जन का साधन, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए, बिना ज्ञान का आजकल कुछ नहीं होता है। तो सभी को ज्ञान प्राप्ति का क्या है, मतलब ज़रूरत है ज्ञान प्राप्त करने का। तो किस चीज़ से पूरा होगा? तो वो भाषा से पूरा होगा। तो समझ गए। अब है संस्कृति एवं सभ्यता के विकास में भी सहायक है। हम अपनी संस्कृति को जो है किसी दूसरे, अपने पूर्वज के लिए जब बचा कर रखेंगे तो वो भाषा के माध्यम से ही ना रख सकते हैं। वैसे तो नहीं रखते, मिट्टी में गाड़ के तो नहीं रख सकते हैं। वैसे भाषा लिख दिए, मिट्टी पर गाड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। किसी तरह से एक पेज पे या फिर किसी भी एक किताब बना के लिखित भाषा में हम उसको रख देते हैं अपने पूर्वज के लिए। समझ गए? तो ये हमारी संस्कृति और सभ्यता के विकास में सहायक है। अब आगे देखते हैं भाषा शिक्षण का अर्थ। भाषा शिक्षण का अर्थ देखिए, हम इसका, ये भाषा जो हम शिक्षण करते हैं उसका अर्थ देख लीजिए क्या है, उसका मतलब देखिए। भाषा शिक्षण वह प्रक्रिया या माध्यम है जिसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है। ये भाषा शिक्षण है, ये भाषा नहीं है, ये भाषा शिक्षण है। हम भाषा के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं कि भाषा क्या है, हमारे अपने भाव को, अपने भाव विचार को अभिव्यक्त करने का क्या है, एक साधन है। तो वो भाषा हुआ। तो यहाँ पे भाषा शिक्षण है। हम जो भाषा बच्चों को बताएंगे, पढ़ाएंगे, जो नियम है आगे पढ़ेंगे जब 3रा के 4था चैप्टर है भाषाई कौशल, सु बो पढ़ सुनना बोलना पढ़ना लिखना। तो उसका जो विकास हम किस तरह से करेंगे, भाषा का जो हम विकास करेंगे बच्चों में, तो उसका अर्थ क्या होना चाहिए, पढ़ने लिखने में क्या होना चाहिए। वो अगर भाषा सीख रहा है तो पढ़ने लिखने में निपुण होना चाहिए, संप्रेषण करने में निपुण होना चाहिए, अपनी आवश्यकता को बताने में निपुण होना चाहिए। तो यही सब चीज़ देखिए, भाषा शिक्षण का ये अर्थ हुआ कि हम ऐसे विधि अपनाएं, भाषा शिक्षण यानी कि ऐसा मेथड अपनाएं जिससे बच्चा पढ़ने लिखने में क्या हो, मतलब अच्छा हो। यहाँ पे देख रहा है बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है, इसमें इसके बारे में हम जानते हैं भाषा शिक्षण में। आगे देखिए, किसी बच्चों को किस प्रकार पढ़ाया जाए ताकि वह भाषा का समझ के साथ प्रयोग कर सके। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ भी है कि शुरुआत में जो बच्चों में भाषा विकास का जो अर्थ है वो क्या होना चाहिए, भाषा का जो है समझ के साथ प्रयोग करना। समझ गए? ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में भी आया हुआ है कि भाषा का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है कि भाषा का विभिन्न परिस्थिति में प्रयोग करना, समझ के साथ प्रयोग करना। तो इतना समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब भाषा शिक्षण के सिद्धांत देखते हैं। ये तो चैप्टर का नाम है, यहाँ पे देख लीजिए भाषा शिक्षण का उद्देश्य देखेंगे, इसका क्या उद्देश्य है। तो उद्देश्य देख लीजिए, पहला है वक्ता के कथन को समझने की योग्यता होनी चाहिए। अभी आपके बारे में बात हो रहा है, हमारे बारे में नहीं, आपके बारे में, कि वक्ता के कथन को समझने की योग्यता। अगर हम जो अभी बोल रहे हैं, हम क्या है, वक्ता हैं, तो आप में ये कौशल होना चाहिए, भाषाई कौशल होना चाहिए जो आप क्या कर सकें, भाषाई कौशल को, मतलब वक्ता के कथन को आप समझ सकें। तो चलो दोस्तों, इतना समझ गए, वक्ता के कथन को समझने की योग्यता, यानी कि आप में ये कौशल होना चाहिए कि आप वक्ता के जो है भाषा को आप समझ सकें। तो आप में ये कौशल होना चाहिए, यानी कि वह भाषा के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं, किसी वक्ता की बात को हम समझ सकते हैं। जो अगर कोई हमसे कुछ मांग भी रहा है तो अगर भाषा से वो उस भाषा को समझने की अगर योग्यता है हमें, तो उसकी आवश्यकता को हम पूर्ति कर सकते हैं। समझ गए? तो वक्ता के कथन को समझने की योग्यता देख लिए। दूसरा है समझ के साथ पठन की योग्यता। किसी भी चीज़ को अगर हम पढ़ते हैं तो उसको हम समझ के साथ, यानी कि अर्थ स्पष्ट करते हुए जब हम पढ़ते हैं तो वो क्या है, हमारी भाषा का उद्देश्य पूरा करता है। समझ गए?
यानी कि पठन, समझ के साथ पठन की योग्यता, यानी कि जब हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं उसका अर्थ जब तक हम नहीं समझ रहे हैं वो पढ़ना व्यर्थ है। जब तक हम अर्थ नहीं समझेंगे, समझ के साथ उसको नहीं पढ़ेंगे, उसका प्रयोग करना नहीं सीखेंगे, तब तक वो क्या है, व्यर्थ है। तो ये समझ गए, समझ के साथ पठन की योग्यता, कि कोई भी चीज़ को जब हम पढ़ रहे हैं तो उसको समझ के साथ उसका प्रयोग करना सीखें और उसका अर्थ के साथ जो है उसको समझना सीखना, जो है ये क्या हो गया, समझ के साथ पठन की योग्यता। अब है सहज अभिव्यक्ति या संप्रेषण का विकास। सहज अभिव्यक्ति, हम अभी आपके सामने बोल रहे हैं तो हिचकिचा नहीं रहे हैं, तो ये हुआ समझ के साथ, ये नहीं, ये हुआ सहज अभिव्यक्ति। हम जो अभी आपके सामने बोल रहे हैं, या फिर हमें 100 आदमी, करोड़, 200, 300, 1000, 2000 आदमी, करोड़ रहेगा, वहाँ पे अगर हमको बोलने के लिए बोलेगा तो वहाँ पे भी हमें हिचकिचाना नहीं है। तो यही विकास जो है ये हो गया सहज अभिव्यक्ति। कहीं पर भी हमको बैठा दे, अगर 10 लाइन बोलने के लिए बोले तो वहाँ पे हमें सहज रूप से बोलना है, जो हमारी भाषा है उस रूप में सहज रूप से बोलना है। तो ये हमारी क्या हो गया, सहज अभिव्यक्ति या संप्रेषण का विकास करना, यानी किसी भीड़ में या फिर कहीं पर भी हमें बिना हिचकिचाहट के अपनी बात को रख पाना। चलिए, यहाँ में इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब है सुसंगत लेखन। देखिए, लिखने के लिए जो है भाषा का यूज बहुत ज़रूरी है। लिखने में भी हम कहीं पे अगर हम जो सुसंगत लेखन लिखते हैं, कहीं पर भी कोई हमारी लेखन को देखता है, यानी राइटिंग को देखता है, तो एक अच्छी राइटिंग होनी चाहिए। उसमें जो है पूर्ण विराम का, कॉमा का, मुहावरा का सही उपयोग होना चाहिए। तो वही चीज़ है सुसंगत लेखन। एक सुसंगत लेखन में जो है अच्छी तरह से मुहावरा का प्रयोग, विराम चिन्ह का प्रयोग, कॉमा का प्रयोग, ये सब चीज़ का जो प्रयोग है, जितने भी हिंदी का जो नियम है उसका प्रयोग सुव्यवस्थित ढंग से करना, ये क्या है, सुसंगत लेखन होगा। चलिए, अब है सृजनात्मकता का विकास। भाषा के माध्यम से हम बच्चों को क्या करते हैं, सृजनात्मकता का विकास हम कर सकते हैं। बच्चों में भाषाई क्षमता का अगर विकास अच्छा से हो जाएगा तो वो विभिन्न तरह से सोच सकता है, किसी चीज़ के बारे में अच्छी तरह से सोच सकता है। नए तरीक़ा से सोचना क्या हो गया, सृजनात्मकता का विकास। यानी कि बच्चों में अगर पूर्ण रूप से भाषा का विकास करा देते हैं तो वो एक उसमें मौलिकता आ जाएगी, और मौलिकता का मतलब है कि ये वो एक कोई भी चीज़ के बारे में वो अच्छे से सोच सकता है। अब सारे चिंतन, यानी कि वो किसी भी चीज़ के बारे में अच्छा से ढंग से सोच सकता है। यानी कि जब तक भाषा का उसमें भंडारण नहीं रहेगा तब तक वो किसी भी चीज़ के बारे में विभिन्न तरीक़ा से नहीं सोच सकता है। तो वही हुआ सृजनात्मकता का विकास। अगर बच्चों में भाषा का विकास अच्छा से हो गया तो वो क्या करेगा, वो किसी भी चीज़ के बारे में अच्छी सोच दे सकता है, प्रस्तुत कर सकता है। चलिए, 6 में है विभिन्न विषयों की भाषा को समझने की योग्यता का विकास। अभी एक ही भाषा तो नहीं है, बहुत सारी भाषा है। तो एक अगर हमारी मातृभाषा हम जानते हैं तो उसके माध्यम से उससे रिलेटेड करके हम और भी दूसरी भाषा सीख सकते हैं। अंग्रेजी सीखते वक्त जो, अगर देखिए एक चीज़ है, कोई भी भाषा अगर सीखते हैं तो उसकी जो कल्पना, जो परछाई बनती है वो हमारे दिमाग में अपने मातृभाषा में ही बनती है, ये याद रखिए। तो किसी भी विषय को समझने में क्या है, भाषा, किसी भी विषय की भाषा को समझने में योग्यता का विकास। अगर भाषा सही ढंग से सीख रहे हैं तो आप किसी दूसरे भाषा को भी आप जल्दी सीख सकते हैं। अपनी भाषा को अगर जल्दी से सीख लिए, अगर आप में भाषाई क्षमता, भाषाई संप्रेषण का योग्यता ज़्यादा है तो आप किसी भी दूसरे भाषा को अच्छा से समझ सकते हैं। चलिए, अब आगे देखते हैं भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन। तो भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन में ये बताते हैं कि बच्चा इसमें जो है भाषा के विभिन्न रूप को समझता है, विभिन्न आंकड़ों का संकलन करता है, इसमें विभिन्न आंकड़ों का प्रबंधन करता है। तो ये उसका वैज्ञानिक अध्ययन हो गया, समझ गए। ये बच्चा का सबसे लास्ट स्टेज हुआ कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो भाषा, इसमें आंकड़ों का प्रबंधन करना पड़ता है, विभिन्न तरह के भाषा को एक साथ समायोजन कर, विभिन्न तरह के भाषा को एक साथ जो है उसको जोड़ना पड़ता है, कड़ी से कड़ी मिलाना पड़ता है। तो ये वैज्ञानिक अध्ययन हो गया, समझ गए। इतना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। आगे जो है भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत में हम बता चुके हैं कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए, पढ़ने के लिए उसका एक सिद्धांत होता है। जैसे हमारे समाज में भी सिद्धांत होता है, उसी तरह से भाषा सीखने के भी कुछ सिद्धांत है जिसका पालन करके हम भाषा सीख सकते हैं। जैसे में पहला है अनुबंधन का सिद्धांत। तो अनुबंधन के सिद्धांत में ये होता है कि जब शैशवावस्था में बच्चा जब रहता है तो वो किसी चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से समझ नहीं पाता है, उतना तार्किक चिंतन उसमें आया नहीं रहता है। तो उसका भाषा सीखने का क्या रहता है, वो शुरुआती स्टेज रहता है। तो शुरुआती स्टेज में जब हम उसको कोई चीज़ सिखाते हैं तो हम उसको किसी भी चीज़ के साथ जोड़ के सिखाना पड़ता है, अनुबंधित करके। मतलब जैसे साहचर हुआ, साहचर में भी क्या होता है कि एक साथ जोड़ के सिखाना। जैसे हम अगर बच्चों को सेब सिखाएंगे, सेब कहना अगर सिखाएंगे, सेब का जो है भाषा उसमें विकसित करेंगे, तो सेब सीखने के लिए उसको सेब दिखाना पड़ेगा।
अगर पेन के बारे में सिखा रहे हैं तो पेन उसको दिखाना पड़ेगा, किताब कहना सिखा रहे हैं तो किताब दिखाना पड़ेगा। तो यही है अनुबंधन का सिद्धांत, जिसमें किसी चीज़ को हम मूर्त रूप से रख के, मूर्त रूप को दिखा करके भाषा का विकास हम करते हैं। तो यही अनुबंधन का सिद्धांत हुआ। उसके बाद है अनुकरण का सिद्धांत या साहचर्य का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत यानी कि नकल करना, अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, और साहचर्य का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ जोड़ना। तो अनुकरण एक साथ ही हम दे दिए हैं, ये अलग अलग है लेकिन हम एक साथ दे दिए हैं। अनुकरण में बच्चा क्या करता है, किसी को देख करके भाषा सीखता है, उसके जो है मुंह से मतलब जो कोई भाषा निकलता है तो उसको वो करके, उसको वो देख करके, जैसे उसके हाव भाव को देख करके वो भी भाषा को बोलना चाहता है। तो वो हुआ अनुकरण का सिद्धांत, यानी नकल करना। जैसे हम माँ बोले तो वो भी माँ बोलेगा, हम प बोले तो वो भी प बोलेगा। तो इस तरह से वो क्या हो गया, अनुकरण। और साहचर्य और अनुबंधन एक ही चीज़ है, जिसमें हम क्या करें, किसी चीज़ के संबंध जोड़ करके हम बच्चों को सिखाते हैं। तो चलिए अब है आगे अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। कोई भी भाषा सीखने के लिए बच्चों में जब तक उसमें अभिप्रेरित नहीं करेंगे हम बच्चों को, उस भाषा को सीखने के लिए जब तक हम अभिप्रेरित नहीं करेंगे या फिर उसको उस भाषा को सीखने के लिए हम उसको उसमें रुचि नहीं पैदा करेंगे, तब तक वो भाषा को वो चीज़ नहीं सीख पाएगा। अगर जैसे इंग्लिश हुआ, अंग्रेजी हुआ, ये हमारी सेकंड लैंग्वेज है, द्वितीय भाषा है, इसको सीखने के लिए हमें बच्चों में रुचि पैदा करना पड़ेगा, उसको अभिप्रेरित करना पड़ेगा, तब जाके वो अंग्रेजी सीखेगा। वैसे बिना अभिप्रेरणा के और रुचि के वो कोई भी भाषा, दूसरी भाषा वो नहीं सीख सकता है। और मातृभाषा तो वो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, कोई भी सीख सकता है। तो ये भी समझ गए। चलिए अब क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत ये कहती है कि बच्चों को भाषा सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा। क्या रहना पड़ता है, तत्पर रहना पड़ता है। उस चीज़ के पीछे जो है क्या करना पड़ता है, मतलब जैसे अभी बताए थे रुचि, उसके अंदर रुचि होना चाहिए। तो यही एक क्रियाशीलता, उस चीज़ के उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए कोई भी चीज़, कोई भी भाषा सीखने के लिए। तो यही है क्रियाशीलता का सिद्धांत। इसमें क्या रहता है, बच्चा तत्पर रहता है कोई भी चीज़ को सीखने के लिए। आगे है 5 में अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत में थॉर्नडाइक कहते हैं कि बच्चों में भाषा का विकास करने के लिए अभ्यास जरूरी है। तो अभ्यास के सिद्धांत में यही है कि कोई भी भाषा को हम जब तक अभ्यास नहीं करेंगे, वो भाषा को हम क्या करेंगे, अगर अभ्यास करते हैं तो वो भाषा सीख जाएंगे। अगर अभ्यास नहीं करते हैं, एक बार बोल के अगर उसका अभ्यास नहीं किए तो वो चीज़ हम भूल जाते हैं या विस्मृत हो जाता है। तो वही हुआ अभ्यास का सिद्धांत। और आवृत्ति का भी सिद्धांत वही है। आवृत्ति मतलब दोहराने का सिद्धांत। तो आवृत्ति के सिद्धांत का शिक्षक लोग पालन करते हैं। शिक्षक इसका उपयोग इस तरह से करते हैं कि बच्चों को गृह कार्य देते हैं, उसको विभिन्न तरह के कार्य देते हैं घर से करके लाने के लिए। तो ये हुआ आवृत्ति का सिद्धांत। इससे बच्चों में भाषा विकास होते रहता है, वो रुकता नहीं है। समझ गए, तो इतना समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब है बाल केंद्रितता का सिद्धांत, यानी कि जो भी भाषा का हम यूज करेंगे बालकों के केंद्र में मानकर करेंगे, उसकी मातृभाषा का यूज करके कोई भी भाषा को हम उसको सिखाएंगे। समझ गए, बाल केंद्रित भाषा में बस इतना ही है, जो बालकों के अनुरूप, उसके वातावरण के अनुरूप, उसके समाज के अनुरूप जो है हम भाषा का विकास करेंगे। चलिए आगे है मातृभाषा का सिद्धांत। मातृभाषा का सिद्धांत भी यही है कि बच्चों को जो हम कोई भी भाषा सिखाने से पहले उसके मातृभाषा का हम प्रयोग करेंगे। अगर अंग्रेजी सिखा रहे हैं तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसको मातृभाषा का ज्ञान हो, उसको मातृभाषा के बारे में उसको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद ही वो कोई भी दूसरी भाषा वो सीख सकता है। इतना समझ गए। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे बाल केंद्रित का सिद्धांत पहले देख लेते हैं। बाल केंद्रितता का सिद्धांत में ये होता है कि जब हम बच्चों को भाषा सिखाते हैं तो बालकों के रुचि के अनुसार, उसके क्षमता के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार हम भाषा सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि जब पहला का बच्चा है तो उसको हम जो है एकदम जटिल भाषा का प्रयोग करें। तो ऐसी भाषा का हमें प्रयोग नहीं करना है। बालकों के रुचि के, क्षमता के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार जो हमें भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अब है मातृभाषा का सिद्धांत। मातृभाषा के सिद्धांत में मनोविज्ञान यह कहता है कि कोई भी चीज़ की कल्पना जो है बच्चा मातृभाषा में ही करता है। कोई भी अगर अनुसंधान करता है, कोई भी चीज़ नया चीज़ वो विकास करता है तो अपनी मातृभाषा में उसका जो है अपने कल्पना जो भी करता है वो मातृभाषा में करता है। इसीलिए मातृभाषा का प्रयोग सबसे पहले बच्चों को हमें सिखाना चाहिए। अब है निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत। निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत ये बताता है कि हमें कोई भी चीज़ पढ़ाने से पहले उसका उद्देश्य जान लेना चाहिए कि उसका निश्चित उद्देश्य क्या है। बच्चों को इसको पढ़ाने से
क्या फ़ायदा होने वाला है, उसको भविष्य आगे के भविष्य में उस विषय से क्या जानकारी मिलने वाला है, क्या फ़ायदा होने वाला है। तो ये चीज़ है निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत। जो भी पाठ्य सामग्री हम चयन करेंगे उसका कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। तो इतना समझ गए। अब है जीवन समन्वय का सिद्धांत। जीवन समन्वय का मतलब हो गया संबंधित। समन्वय का मतलब संबंधित करना, यानी कि कोई भी अगर चीज़ हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो उसके जीवन से संबंधित होना चाहिए, तब जाके वो बच्चा क्या करता है, जल्दी सीखता है। NCF 2005 भी यही कहती है कि बच्चों को हम जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं उसको वास्तविक जीवन से जोड़ करके पढ़ाना है। स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ करके पढ़ाएंगे तो वो चीज़ बच्चा जल्दी सीख जाएगा। तो चलिए अब आगे का लाइन हम देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आगे का टॉपिक हम देख लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं भाषा शिक्षण के नियम। यहाँ पर देख रहे हैं हेडिंग भाषा शिक्षण का नियम। भाषा शिक्षण का नियम, इससे पहले सिद्धांत उद्देश्य पर चर्चा हो चुका है। अब जो है भाषा शिक्षण का नियम देख लीजिए। तो पहला नियम देख लीजिए। कुछ नियम है बच्चों को जो भाषा सिखाना है, हमें किस तरह से सिखाना है, कैसे वो सीखेगा, तो वो चीज़ इसमें बताया गया है। तो पहला है मूर्त से अमूर्त की ओर। तो देख लीजिए दोस्तों, आपको बता देते हैं कि आप सभी बच्चे होंगे, हम भी बच्चे थे, बच्चे से ही बड़े हुए हैं। तो बच्चा जब थे तो हम बैठे रहते थे, कोई मतलब यहाँ घर पे रहते थे, स्कूल मतलब घूम के कहीं से आते थे, उस चीज़ के बारे में पूछा जाता था तो हम बोल पाते थे? तो नहीं ना बोल पाते थे, क्योंकि वो चीज़ हम भूल जाते थे। अमूर्त चिंतन हम नहीं कर पाते थे। क्या? अमूर्त चिंतन, यानी कि उस चीज़ को याद रखने की शक्ति हमारे पास नहीं थी। यानी जो चीज़ हमारे सामने में है उसी के बारे में हम जानते थे। तो वही है मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि बच्चा शुरुआत में क्या होता है, उसमें इतनी तार्किक क्षमता नहीं रहती है, अमूर्त सोच विकसित नहीं हुआ रहता है कि वो कोई चीज़ को बिना देखे समझ जाए। तो वो बच्चों को जो भाषा सिखाना है, हमें मूर्त रूप से दिखा के समझाना है। यानी सेब के बारे में बता रहे हैं तो सेब दिखाना पड़ेगा कि लो बेटा ये सेब है, ये देखो ये मार्कर है। तो ऐसे करके वो मूर्त से अमूर्त, जब मूर्त सीख लेगा तब वो आपको उसको नहीं भी दिखाइएगा तो उस चीज़ के बारे में जब जिस तरह से अवस्था में परिवर्तन होगा, परिपक्वता आएगा, तब वो क्या होगा, अमूर्त चीज़ को भी अब वो सोचने लगेगा। जैसे ताजमहल नहीं है, ताजमहल एक बार दिखा दिए मूर्त रूप से, लेकिन अगर अब ताजमहल नहीं भी है तो वो उस दिमाग में उसका प्रतीकात्मक जो प्रतीक जो है वो बना लेगा। समझ गए? मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि पहले प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज़ दिखा के तब समझाना पड़ेगा उस चीज़ के। कोई भी भाषा अगर सिखा रहे हैं तो उसको दिखाना पड़ेगा। इसीलिए देखते होंगे किताब में जो दिया रहता है, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, चित्र दिया रहता है। क्यों? बच्चा प्रत्यक्ष रूप से उसको देखे या तब सीखे। समझ गए? इतना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर का मतलब हो गया कि हम जो जान रहे हैं, आप जो अभी जान रहे हैं सीटेट के बारे में कुछ भी, उसी को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं? उसी को थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं, जानते जानते अब आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं? वही है बच्चा क्या है, बच्चा जो जान रहा है उसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो वही है ज्ञात से अज्ञात की ओर जाएंगे। अब है अनिश्चित से निश्चित की ओर। बच्चों के पास बहुत सारी भाषा का भंडार होता है, जो अपने वातावरण से, परिवार से, पास पड़ोस से सीख के आता है। तो वो उसकी अनिश्चित भाषा होती है। अब उसको हमें निश्चित करना है, स्कूल में आके एक नियम बना देना है कि इस तरह से भाषा का यूज होता है। हम खाना खाते हैं, हम खाना खा लिए, ऐसा नहीं, हम खाना खाते हैं। तो इसे वो अनिश्चित जो उसके पास भाषा है उसको हम निश्चित में अब बदलेंगे। तो ये है अनिश्चित से निश्चित की ओर, ऐसे सिखाएंगे हम। उसके विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, कोई भी चीज़ के बारे में जब हम बच्चों को बता रहे हैं तो छोटा छोटा पार्ट में करके बताएंगे तो वो चीज़ जल्दी समझेगा। तो वही है विश्लेषण का मतलब होगा कोई भी चीज़ के बारे में डिटेल से अच्छा से बताना, तोड़ तोड़ के बताना, और तब जो है एक संश्लेषण यानी कि छोटा और ले चलना। समझ गए? अब है आगमन से निगमन की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, जो है आगमन से निगमन। आगमन का मतलब होता है उदाहरण से नियम की ओर। समझ गए? आगमन का मतलब उदाहरण से नियम की ओर, और निगमन का मतलब हो गया नियम से उदाहरण की ओर। हमें बच्चों को उदाहरण से नियम की ओर ले जाना है, ठीक है? नियम से उदाहरण की ओर नहीं लाना है। तो बच्चा जो है ज़्यादातर उदाहरण पहले देखेगा तब जाके वो नियम सीखता है। तो यही है। अब है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। मनोवैज्ञानिक भी वही है, यानी बच्चा जो जान रहा है उसको लेकर के हम उसको तार्किकता की ओर चलेंगे। जो बच्चा जो शुरुआत में जान रहा है उसको लेकर के हम तार्किक भाषा की ओर चलेंगे। जो मनोवैज्ञानिक भाषा है, जो आम बोलचाल की, वो बोलचाल की भाषा को लेकर के अब हम तार्किकता की ओर बढ़ेंगे। अब है विशेष से सामान्य की ओर। तो विशेष से सामान्य की ओर का मतलब है कि हमें कोई भी परिस्थिति जो है बच्चों के सामने, विशेष परिस्थिति जो है उसके सामने एक विशेष समस्या रखेंगे, फिर उसके बाद जो है सामान्य नियम की ओर चलेंगे। यह विशेष से सामान्य की ओर। सरल से जटिल की ओर, यानी कि कोई भी सरल भाषा का, जैसे
और शब्द पहले जो होता है शब्द पहले वर्ण अक्षर शब्द, इस तरह से जब सिखाते हैं बच्चों को वाक्य बनाना, मुहावरा का प्रयोग करना, पूर्ण विराम का प्रयोग करना, तो शुरुआत में सरल चीज़ पहले सिखाएंगे, वाक्य से शब्द सिखाएंगे, अक्षर सिखाएंगे, उसके बाद वाक्य सिखाएंगे, फिर मुहावरा सिखाएंगे, इस तरह से करके तब उसको बड़ा शब्द जो है प्रयोग करना, बड़ा वाक्य प्रयोग करना सिखाएंगे। तो यही है सरल से जटिल की ओर। दोस्तों इतना में दिक्कत नहीं होना चाहिए आप सभी को। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ठोक के मारिएगा। ठीक है, धन्यवाद।